बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल का एक दिलचस्प तरीन पहलू ये है कि बुशरा बीबी झूठी साबित हुई और अब इमरान खान को ये मशवरा देने के लिए दिल करता है कि खान साहब अब तो डूब कर मर जाने की ज़हमत कर ही लो। जो मेडिकल बोर्ड बैठा था बुशरा बीबी का मुआयना करने के लिए, उसने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी और उसमें बताया गया कि बुशरा के तमाम टेस्ट नॉर्मल है। सारा जिस्म, तमाम जिस्मानी अज़ा, किसी में कोई बीमारी नहीं है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब फिट और हेल्दी है, सिवाय इसके कि मैदे में कुछ खफीफ सा जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है वो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये रिपोर्ट जारी किसने की है? ये उस हस्पताल के टीम ने किया है जिसमें शौकत खानम का डॉक्टर भी शामिल था, जिसका नाम इमरान खान की पार्टी ने रेकमेंड किया था। इमरान खान पहले ये चाहता था कि शौकत खानम हस्पताल ये तिब्बी मुआयना करे, लेकिन हुकूमत को ये मंजूर नहीं था और मंजूर हो भी नहीं सकता था, इसलिए कि शौकत खानम हस्पताल अपनी दयानतदारी के हवाले से बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है। ख़ास तौर पर जब उसने ये सर्टिफिकेट दिया कि वो वज़ीराबाद के हादसे में, वज़ीराबाद के वाक़े में इमरान खान को जो गोलियां लगी थी उनके नतीजे में इमरान खान लंगड़ा हो गया है। उसने इमरान खान के लंगड़ा होने की बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट और सर्टिफिकेट जारी किया था, जिसको अदालतों ने भी तस्लीम किया, क्योंकि एक अस्पताल का सर्टिफिकेट था। लेकिन उसको अगरचे लोग चैलेंज करते रहे कि ये झूठ है, इमरान खान लगड़ा नहीं हुआ, मकर कर रहा है, ड्रामे कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकली तो चूँकि सामने वही दस्तावेज़ थी, इसलिए अदालतें उसको मानने पर मजबूर थी। लेकिन फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत से इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया इस तरह कि वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, तो एक अहलकार आया, उसने इमरान खान को उठने का हुक्म दिया। उसने कहा मैं तो लंगड़ा हूँ, मैं कैसे उठूँ? तो उसने इमरान खान की गुद्दी पर हाथ मारा, तो इमरान खान वो किसी बो बकरे की तरह भागा। यानी उसी लम्हे पोल खुल गया कि ये कोई लंगड़ा नहीं है। वो अच्छा खासा, यानी जिस तरह हट्टा कट्टा आदमी भागता है, इस तरह भागा। और पुलिस वाले फिर उसको, जो अहलकार थे रेंजर्स के और पुलिस के, उसको वो फिर धकेल कर ले गए। और आपने देखा कि वो वीडियो देखी होगी कि जिसमें इमरान खान भागता हुआ नज़र आ रहा है, रज़ाकाराना तौर पर अपनी मर्ज़ी से, इसलिए कि उसे डर था कि अब मैं ना भागा तो एक थप्पड़ और पड़ेगा, एक थप्पड़ और पड़ेगा, लात भी पड़ सकती है। उस वक्त वो अहलकार बहुत गुस्से में थे, तो इसने लात पड़ने से बचाने के लिए अब रज़ाकाराना तौर पर भागने को तरजीह दी। और फिर वो हाई कोर्ट के अहाते से वो रेंजर्स की या पुलिस की वैन तक इसने सारा सफ़र भागते हुए किया। और उसके बाद से फिर शौकत खानम हस्पताल की जो हवा थी वो ख़त्म हो गई और उस पर एतबार लोगों का ख़त्म हो गया कि ये तो झूठा अस्पताल है। वैसे भी उस अस्पताल में ज़्यादातर सिफारशी भरे हुए हैं। सब की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग कंप्यूटर भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर सिफारशी, नालायक, और ज़ाहिर एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। शौकत खानम अस्पताल पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े फ्रॉडों में से एक फ्रॉड है, जो मालियाती, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि ये एक कमर्शियल अस्पताल है जो फ़ीस लेकर, दुगनी तिगनी फ़ीस लेकर मरीज़ों का इलाज करता है, लेकिन वो ख़ुद को रिफाही और खैराती अस्पताल, उसका नाम ही यानी मेमोरियल अस्पताल है, खैराती अस्पताल, वेलफेयर अस्पताल ये नाम है, तो चंदा वसूल करता है। ज़कात, खैरात, सदक़ात, उशर और कुर्बानी की खालें, वो सारा चंदा वलीमा भी हड़प कर जाती है। ये इतना बड़ा फ्रॉड है, तो गवर्नमेंट इसकी इजाज़त नहीं दे सकती थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अदालत ने कहा गया आप नाम दे, तो इन्होंने फिर अश-शिफा अस्पताल का नाम दिया और शर्त लगा दी कि शौकत खानम का एक डॉक्टर भी शामिल होगा। ये शर्त भी मान ली गई। अब उसी बोर्ड ने ये रिपोर्ट दिया है कि ये तो फ्रॉड है, यानी इससे तो कोई बीमारी नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आप ख़ुद से सवाल कीजिए या किसी पीटीआई वाले से सवाल कीजिए कि 6 महीनों से ये एक झूठ की फैक्ट्री है कि गोएबल्स का वो पूरा जो मैकेनिज़्म है झूठ बोलने का, वो पीटीआई ने ओन कर रखा है कि बुशरा बीबी को खाने में इतनी बार जहर दिया गया, बुशरा बीबी के हाथ में फालज हो गया है, बुशरा बीबी से चला नहीं जाता, बुशरा बीबी से बोला नहीं जाता, अब बुशरा बीबी मरने वाली है और अगर इसको कुछ हुआ तो हाफ़िज़ आसिम मुनीर ज़िम्मेदार होंगे। यानी एक झूठ तय करके कि ये झूठ हमने बोलना है और फिर उस झूठ की बुनियाद पर आर्मी चीफ का नाम ले देना कि उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक उसका पीछे नहीं छोड़ूंगा, ये इसे कत्ल कर, यानी एक पूरी नफसियाती फ़ज़ा बना दी गई कि अगर बुशरा बीबी मर गई तो ये कातिल जो होंगे वो आर्मी चीफ होंगे और उनके ख़िलाफ़ सारा केस होगा। और इस नफसियाती फ़ज़ा में कुछ अवाम भी ज़ाहिर मुतअस्सिर हुए कि वाक़तन बुशरा पता नहीं मरने वाली है, क्या हो गया इसको।
अब ये सारी रिपोर्ट सामने आ गई, पीटीआई की झूठ खुल गया। तो क्या इमरान खान को शर्म, उसके अंदर इतनी शर्म है कि वो खुद ही डूब मरे? जिस तरह वो कुर्सी से उठकर रज़ाकाराना तौर पर भागा था, रज़ाकाराना दौड़ लगाई थी, उसी तरह अपनी मर्ज़ी से, अपनी रज़ामंदी से, अपनी सबाबदी से ख़ुदकुशी करने की ज़हमत करेगा, क्योंकि इतने झूठे और बेईमान और बदउनवान इंसान के चेहरे से एक के बाद एक नकाब उतरती जा रही है। तो अब उसको खुद सोचना चाहिए कि ऐसी ज़िंदगी पे वो लानत भेजता है या नहीं भेजता। और नाज़रीन, वैसे पीटीआई के लोग जो है वो ये फ़रार खुल गया, पीटीआई के लोग इससे भी मुतासर नहीं हो गए। ये वही पीटीआई के हामी हैं। अजीब व गरीब इनकी साकी है कि ये कहते थे कि इमरान खान की टांग में 4 गोलियां लगी हैं, वो माजूर हो गया, वो पता नहीं कितने साल तक चल नहीं सकेगा, ये बड़ा जुल्म हुआ है। और जब वो लगड़ा उठकर भागा तो उसके बाद इन्होंने इस वाक़े का, इस मामले का जिक्र करना भी छोड़ दिया। उनसे सवाल भी करो ना कि इमरान खान को गोलियां लगी थी, तो वो बात ही नहीं करते। यानी उनको पता है कि हमारा लीडर कितना बड़ा झूठा, कितना बड़ा फ्राडिया, 420 ठग और धोखेबाज है, लेकिन कहेंगे नहीं, वो हम उसके साथ हैं। तो अब इस फरार के बाद अगर कोई और दुनिया का मुल्क होता तो यही प्रेस लिखता कि ये तो धोखेबाज साबित हुई है, ये औरत फ्राडनी साबित हुई है, मकार औरत है, और इसने झूठ बोला और आसिम मुनीर को बदनाम किया और आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की। लेकिन आप मीडिया की हालत देखिए, मीडिया पर इस पर तबसरा ही नहीं हो रहा। मीडिया पर तबसरे क्या हो रहे हैं कि जनाब इमरान खान के पास जेल में लोग जाते हैं और उसे रिहाई की पेशकश करते हैं, लेकिन इमरान खान डट गया है कि मैं तो नहीं झुकने वाला, मैं तो फतह होने वाला नहीं हूँ। आपने सबको फतह कर लिया, मुझे आप फतह नहीं कर सकते। हालांकि ये बात करने वाले को अच्छी तरह पता है कि इमरान खान झुक चुका है, लेट चुका है। अपने मुंह से उसने कहा है कि मैं 19 महीनों से इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई मुझसे बात करे, मुझसे कोई बात करने के लिए नहीं आता। तो ऐसे में अंसार अब्बासी साहब ने भी एक रिपोर्ट छोड़ दी है। खैर, उसमें वो जो पिछली मरतबा हमने बात की थी ना कि 2 जर्नैल, रिटायर्ड जर्नैल, जिनको मैं परवेज़ मुशर्रफ की बेवाएँ कहा करता हूँ, इसलिए कि ये परवेज़ मुशर्रफ ने इनको करप्शन की खुली छूट दी थी। तो परवेज़ मुशर्रफ मर गया दुबई जाकर, तो उसके बाद से ये बेवाएँ हो गई हैं, क्योंकि अब उनका करप्शन का वाली वारिस कोई नहीं रहा। तो 2 जर्नैल थे जो अपने तौर पर उठे और उन्होंने बीच में कुछ लोग डालने की कोशिश की कि नवाज़ शरीफ से जाकर बात की जाए कि वो इमरान खान को माफ़ कर दें। बल्कि ये कुछ रोज़ पहले नवाज़ शरीफ साहब से 2-3 सहाफ़ी भी मिले थे। उनमें एक थे मुजीबर रहमान शामी, उन्होंने भी यही कहा कि नवाज़ शरीफ साहब को अपने चाहिए कि इमरान खान को माफ़ कर दें, इमरान खान से सुलह कर लें। तो ये इस तरह का मिशन था उन 2 बेवाओं का। तो लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने उन्हें नज़दीक ही नहीं आने दिया और फिर बाद में इमरान खान को रिपोर्ट पहुँचा दी गई कि मिशन नाकाम हो गया। तो अब अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक, अल्फाज मेरे हैं, रिपोर्ट उनकी है, कि उन दोनों बेवाओं में से एक बेवा तो भाग गई है। एक बेवा जिसका नाम खालिद नईम लोधी है, वो अभी मैदान में डटा हुआ है। और रिपोर्ट के मुताबिक 2 गैर जानबदार सियासतदानों को लेकर अब उसने नया मिशन शुरू किया है कि फ़ौज और इमरान खान में सुलह करा दी जाए। अब इस रिपोर्ट के अल्फाज देखिए। क्या कोई भी रिपोर्टर, किसी छोटे से छोटे अखबार का भी रिपोर्टर हो, तो क्या वो लिख सकता है कि गैर जानबदार सियासतदान गैर जानबदार नहीं हुआ करते, वो पार्टिसान होते हैं, वो अपनी पार्टी के साथ होते हैं। क्या आसिफ जरदारी गैर जानबदार सियासतदान हैं, या मौलाना फजल रहमान साहब गैर जानबदार हैं, क्या नवाज शरीफ साहब गैर जानबदार हैं, क्या इमरान खान गैर जानबदार हैं? सियासतदान गैर जानबदार नहीं होता। सियासतदान के साथ गैर जानबदार लिखना ऐसा ही है जैसा कोई रिपोर्ट ये लिखे कि 2 सिविलियन फ़ौजी अफसर, एक सिविलियन रिटायर्ड जनरल, यानी ये तजाद वाली बात है ना। गैर जानबदार आप लिखे, यानी मीडिया के 2 गैर जानबदार शख्सियात जो है उस मिशन में शामिल है, तो बात समझ में आती है। 2 ताजर रहनुमा जो गैर जानबदार हैं वो मिशन में शामिल हैं, तो ये बात भी समझ में आती है। 2 गैर जानबदार सियासतदान और तीसरी ये बेवा। अब इस मिशन पर है कि फ़ौज की इमरान खान से सुलह कराई जाए। लेकिन इसी रिपोर्ट में फिर ये भी है कि अब फ़ौज की तरफ से तो मुतालबा है कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात का मरकज़ी मुजरिम होना, ख़ुद को मरकज़ी मुजरिम होना तस्लीम करे। यानी वो ये बात माने कि 9 मई की प्लानिंग मैंने की थी, वो इमरान खान नहीं मान रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट जिसको लेकर अब पीटीआई का सोशल मीडिया धूम मचा रहा है कि देखो अब सुलह का इम्कान पैदा हो गया, सुलह का कोई इम्कान पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये है कि इमरान खान को माफ़ी तलाफ़ी के लिए जो 2 बेवाएँ मैदान में आई थी, उनमें से एक बेवा मैदान से भाग गई है,
दूसरी लोधी नाम की बेवा अभी तक पूरी उम्मीद है, और लोधी नाम की ये बेवा झूठ बोलने की बहुत आदी है। इसने कहा था कि फ़ौजी हुकाम ने जेल में राब्ते किए हैं, फिर बाद में खुद ही मुकर गया कि नहीं वो तो बिल वास्ता राब्ता था। ये सारा ये भी फ्रॉड है। नाज़रीन, एक इनके दो एजेंट हैं पीटीआई के, एक हैदर मेहदी और एक आदिल राजा। दोनों रा की ड्यूटी पर हैं। आदिल राजा के बारे में तो सबूत भी आ गए हैं कि उसको रा मंथली बुनियादों पर पैसा देती है, और हैदर मेहदी जो है उसका एक एक फ़िक्रा चीख कर ये पुकार रहा होता है कि मैं मोसाद और रा के एजेंडे पर हूँ। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गालियाँ। तो खैर मकसद उसका जिक्र करना नहीं है, बल्कि कल मैंने उसका प्रोग्राम सुना तो वो शानदाना गुलजार पर गर्ज बरस रहा था। उसने शानदाना गुलजार को अच्छी खासी गालियाँ दी। पता नहीं क्या झगड़ा, पार्टी के अंदर के झगड़े हैं, लेकिन जो बात बताने वाली है वो ये है कि उसने कहा शानदाना गुलजार जो है ये छिपकली है, और फिर कहा कि सपनी है। सांप और छिपकली दो अलग अलग मखलूक हैं। तो बहरहाल हैदर मेहदी साहब ने शानदाना गुलजार की ज़ात में छिपकली और सपनी का मिलाप करा दिया, यानी सांप और छिपकली को अगर मिलाया जाए तो जो मखलूक बनती है वो शानदाना गुलजार कहलाती है। ये हैदर मेहदी साहब की जो डॉक्टराइन है उसके मुताबिक ये नतीजा निकलता है। तो बहरहाल ये सारे मुल्क दुश्मन हैं, इनके आपस में फूट पड़ी हुई है, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। इसी प्रोग्राम में पहले भी और अब भी वो शेर मरवत को आईएसआई के एजेंट कहा जाता है, उसका भी एक दिलचस्प फिक्र है, वो मैं अर्ज़ करता हूँ। आदिल राजा ने कहा कि मुझे खुद आईएसआई के अफसरों ने, और अफसरों से मुराद छोटे नहीं, उसने कहा कि जो सीनियर तरीन अफसर होते हैं ना, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल की सतह के लोग जो होते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये शेर मरवत की ड्यूटी हमने लगाई थी कि तुमने जाके वो प्रोग्राम में बैठना है, समाज टीवी के प्रोग्राम में या जो भी है, और उसमें जाकर ये कहना है कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई थी उसका एक किरदार सऊदी अरब भी था। ये आदिल राजा का दावा है। तो बात यह है कि भाई आईएसआई ने अगर हैदर मेहदी को ये बात बतानी थी कि शेर मरवत को हमने भेजा, तो इससे बेहतर था कि आईएसआई एक प्रेस रिलीज़ जारी करती शेर मरवत के बयान के बाद, जिसमें लिखा होता कि शेर मरवत ने कल गरीदा फ़ारूकी के प्रोग्राम में जो ये कहा है कि सऊदी अरब साजिश में शामिल था, तो दरअसल इसे आईएसआई ने हमने भेजा था, तो हम ये प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। यानी ये इतनी बड़ी मज़ा खेज़ बात है कि आईएसआई ने शेर मरवत को भेजा और फिर फ़ौरन ही आदिल राजा को बता दिया कि इसे हमने भेजा है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना झूठ घड़ते हैं और कितना बेशर्मी से घड़ते हैं, और इस यकीन के साथ घड़ते हैं कि हम जो मर्ज़ी बकवास करें, पीटीआई वालों ने तो हमारी बात पर ईमान ले आना है। अब ये शेर मरवत के भी ख़िलाफ़ हैं। शेर मरवत भी गलीज़ आदमी, जिस तरह शानदाना गुलजार जो है वो एक मुल्क दुश्मन औरत है। यानी पीटीआई की तमाम क़यादत जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी में, और कोई शुबा नहीं है उनका, लेकिन कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान दुश्मनी में हद से आगे बढ़े हुए हैं। उनमें एक शानदाना गुलजार भी है जो डंके के चोर पर कहती है कि अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो बहरहाल अब ये खुद ही एक दूसरे को छिपकली और सपनी और आईएसआई के एजेंट कहना शुरू हो गए हैं। लोगों को बताना है कि पार्टी के अंदर गद्दार कौन है और उनके ज़रा बयानिए क्या होते हैं कि उनको पता चल जाए ये क्या। ये खातून जो है मेरे प्रोग्राम में आया करती थी, मैं भी बड़ा इम्प्रेस था बाय द वे इनसे, बहुत इम्प्रेस था। इसी के बहुत खुश मिजाज, खुश ख्याल और बहुत इनकी पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स थी। तो मैं समझा हम सिंपल लोग हैं, फौजी आदमी हैं, कि यार ये बिल्कुल ठीक होगी। बाद में पता चला ये गिरगिट है, ये सपनी है, ये एक छिपकली नुमा एक चीज़ है। इससे जब सवाल पूछा गया कि आसिम मुनीर का नाम लिया है इमरान साहब ने कि वो पीछे है सारी इस कार्रवाई की, तो इसकी जरा जवाब मुलाहिजा फरमाइए इस छिपकली का, गिरगिट का। और फिर मैं बताता हूं कि एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट ने जो इसको, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखता है, इसकी आईज की मूवमेंट ये सारे लाती है 1 सेकंड में को 25 दफा, उसने क्या मुझे पूरा इसके मुतालिक बताया कि उसकी क्या रीडिंग है इस औरत के मुतालिक। ये जरा सुनिए, ये सवाल सुनिए और इसका जवाब सुनिए। इमरान खान ने कल गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि बुशरा बीबी को अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब होंगे। तो क्या समझती है कि ये जो सारे केसेस बने हैं या जो कुछ हो रहा है वो चीफ आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर साहब करवा रहे हैं? देखिए जरा ये स्ट्रेच लंबा है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ना प्राइम मिनिस्टर है, ना चीफ मिनिस्टर है, ना स्पीकर है, ना कुछ। नेचुरली फायदा तो किसी और को ही होगा, लेकिन उन्होंने खास एक जान के खतरे की बात की है खान साहब ने, उसको देर तक महदूद रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रऊफ हसन साहब, आपकी जो कोर कमेटी है पीटीआई की, जो हमारी एपेक्स कमेटी जिसमें से कोई भी नहीं है, उनको इस पे तज्जिया देना चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमाते हैं। इमरान खान ने कल
ये ज़रा इसकी ज़रा बकवास सुनो, बकवास, कि वो तो ना प्राइम मिनिस्टर है, ना चीफ मिनिस्टर है, ना ये फलाना है, फलाने खान साहब ने फलाने की बात की है और ये और हम नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने वो तोप चला दी है, वो मिज़ाइल चला दिया है जिससे हुकूमत डर रही थी। उन्होंने कोयटा में जलसा किया, कोयटा के उसी जगह पर जलसा किया जहाँ 6 जमाती इमरान खान की 6 जमाती इत्तेहाद ने किया था। वो एक छोटी सी जलसी थी। मौलाना फजलुर रहमान का जलसा बहुत बड़ा था, खासा बड़ा था, इन स्टेडियम की गुंजाइश से भी शायद बड़ा था। खैर, उस जलसा जितना बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उन्होंने एक तहरीक का ऐलान कर दिया और कहा है कि हम इस जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियाँ 70 और 80 अरब रुपए में बेची गई, यानी फ़ौजी अफसरों ने उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि फ़ौज के जो ज़िम्मेदार अफसर हैं इन दोनों सूबों में, और वो ज़ाहिर बड़ी हाई रैंक के होंगे, छोटे बहुत छोटे तो नहीं होंगे, तो इन ज़िम्मेदार अफसरों ने जो मुदारुल महाम कहलाते हैं इन सूबों के, इन्होंने एक सूबे में 70 और एक सूबे में 80 अरब रुपए रिश्वत लेकर पीटीआई को और दूसरे मुखालफों को जितवाया। अब इससे दो बातें साबित हुई। एक तो ये है कि मौलाना का जो धांधली के इल्ज़ाम और तहरीक का जो रुख है, उसका बुनियादी निशाना ये है बलूचिस्तान और ख़ास तौर पर केपी असम्बली, जहाँ यानी इनके कहने के मुताबिक 12 से ज़्यादा सीटों पर फजलुर रहमान को हराया गया है। फ़ौजी अफसरों ने रिश्वत लेकर हराया है, और अब कोई अगर सबूत मांगेगा मौलाना से तो मौलाना कहेंगे कि ठीक है, आपको फ़ौरन बनाओ, हम सबूत लाते हैं। और फिर उन्होंने तहरीक का ऐलान किया। दूसरा नुक्ता ये है इसमें परेशानी है शहबाज हुकूमत के लिए, क्योंकि निशाना वो भी बनती है। और क्यों बनती है, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो साजिश हुई थी जिसके तहत ये फ़ैसला किया गया था कि नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देना, उसमें मोहसिन नकवी के साथ शहबाज शरीफ भी शामिल थे। यानी इन अफसरों के अलावा जिन्होंने 80-80, 90-90 अरब रुपए या 70-70 अरब रुपए रिश्वत ली, और पंजाब के सिर्फ एक ज़िले में उन्होंने 90 करोड़ की रिश्वत ली जावेद लतीफ़ के बकौल, उन अफसरों के अलावा मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ भी शामिल थे। इस गेम में सभी शामिल थे, ये तीनों चारों फरीक शामिल थे। पीटीआई जिसके तहत पीटीआई को उसकी हारी हुई सीटों पर जितवा दिया गया और मुस्लिम लीग को उसकी जीती हुई सीटों पर हरवा दिया गया। तो वो साजिश तो खैर कामयाब हो गई, लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान एक चैलेंज बनकर सामने आए हैं, और मौलाना फजलुर रहमान के चैलेंज को आप पीटीआई के चैलेंज से कोई तशबीह नहीं दे सकता, कोई मुवाजना ही नहीं है इनका। पीटीआई तो आज तक, जब से इलेक्शन के बाद से भी बात नहीं कर रहा, बल्कि जब से ये पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई है, आज तक एक मुअस्सर जलसा नहीं कर पाई कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि भैया अब हलचल पैदा होगी, अब तशवीश पैदा होगी। लेकिन फजलुर रहमान साहब जो हैं वो जलसे भी कर रहे हैं, करेंगे, तहरीक भी चलाएंगे, और कम से कम 3 सूबों में वो हुकूमत के लिए मसला बन जाएंगे, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध, क्योंकि सिंध में कराची और सखर, शिकारपुर, लाड़काना वगैरह के इलाकों में उनके जलसों का ज़ोर ज़्यादा होगा। और ये फजलुर रहमान साहब अब एक मुसीबत बनने जा रहे हैं इस हुकूमत के लिए। तो नाज़रीन, पीटीआई की मायूसी अपनी जगह, लेकिन हुकूमत के लिए भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।